Welcome to Kansi Academy. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खानज़िया एकेडमी में आप तमाम का खैर मक़दम है। इससे पहले मैंने TSPSC ग्रुप 1 सर्विस के लिए तैयारी के जो वीडियोस अपलोड किए थे, उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और ये लॉजिकल रीज़निंग, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से मुताल्लिक़ है। इसके अंदर मैंने 4 सवालात लिए हैं, 4 अलग अलग टाइप के सवालात लिए हैं, जो लास्ट टाइम TSPSC के ग्रुप 1 के एग्ज़ाम में ये 2016 में दिए गए थे। तो उसके अंदर 4 जो सवालात हैं वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का एक है, पाई चार्ट का एक है, और एवरेज से मुतालिक एक है, और इमेजेस से मुतालिक एक है। तो इन तमाम का यानी सवालात भी दिए गए हैं, उसका हल भी बताया गया है और उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो 4 कैटेगरी से आप इस्तेफ़ादा करें और दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, इसको शेयर करें। और जिन लोगों ने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को, खानज़िया एकेडमी को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी मशवरा दें और दूसरों तक पहुंचाएं कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि इस सिलसिले का एक और वीडियो भी आएगा, यही लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन का। वो वीडियो इन सवालात से मुख्तलिफ होगा, लेकिन उसी सिलसिले का होगा। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुँचाएँ। और एक बात यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो भी जितने भी लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा रफ वर्क करने की बाज़ मरतबा ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो क्वेश्चन पेपर के आखिर में, चूँकि आंसर शीट तो नहीं होगी, आपको हमारी शीट होगी, तो क्वेश्चन पेपर के आखिर के जो 2-3 शीट प्लेन दिए जाएंगे। एक्चुअली वो दिया जाता है, लेकिन अगर नए भी दिया जाए तो उसके आखिरी सफ़े पे आधा पेज या 1 पेज तो किसी हाल वो वाइट होगा, उसके ऊपर आप रफ वर्क कर ले सकते हैं। तो यही आपको बताना था। तो शुरू करते हैं अब इस वीडियो। सबसे पहला सवाल हम पाई चार्ट से मुताल्लिक़ लेते हैं, जिसे एंगुलर ग्राफ भी कहा जाता है या सर्कुलर ग्राफ भी कहा जाता है। ये जो सवाल है, गुज़िश्ता TSPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें दिया गया था। तो इसके अंदर एक पाई चार्ट दिया गया है, यानी सर्कुलर ग्राफ दिया गया है। एक सर्किल दिया गया है जिसके अंदर किराया मकान, बचत और मुतफ़र्रिक़ अखराजात, सफ़र के अखराजात, ग़िज़ा, इस तरीक़े से इसके हिस्से बताए गए हैं, और वो सर्किल के अंदर परसेंटेज में बताए गए हैं। तो सवाल ये दिया गया कि टोटल इनकम 40,000 है, और ये जो ग्राफ के अंदर हर एक मद का जो ख़र्चा है परसेंटेज में दिया गया है, वो बताया गया है। और सवाल ये पूछा गया है कि बचत और मकान के किराए का क्या फ़र्क है। तो हम यहाँ पे 2 तरीक़े से, एक लेंथी तरीक़ा है, एक शॉर्ट तरीक़ा है, वो मैं बताऊँगा। कि पहले ये जो लेंथी तरीक़ा है वो देखें कि उसमें जुमला रकम का फ़ीसद मालूम करने का एक ज़ाब्ता है। यानी किसी भी, यानी एक रकम है, कुल रकम, उसका परसेंटेज कितना बनता, यानी 100 में कितना होगा, इतने में इतना, तो 100 में कितना, जैसा वहाँ पे जो ज़ाब्ता दिया गया है, कुल रकम इंटू परसेंटेज बाई 100, इस तरीक़े का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें तो आपको वो परसेंटेज वाली रकम सामने आएगी। तो इसलिए उसको हल करने के लिए पहले हम ये पूछा गया कि किराया मकान और बचत दोनों के दरमियान में जो फ़र्क है उसको पूछा गया। तो हम किराया मकान का फ़ीसद मालूम करेंगे। किराया मकान 30% बताया, 30%।
तो उसको हम रकम में मालूम करना है, वो परसेंटेज में है, तो हम 40,000 का 30% कितना होगा उसको अगर ज़ाब्ते में दर्ज करें हम, तो 30 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम अगर हल कर लें तो वो 12,000 होगा। यानी 100 के नीचे के 2 सिफर, ऊपर के 40,000 के 2 सिफर अगर कट जाएँ तो 30 इंटू 400 रहेगा। इसका जवाब रहेगा 12,000 रुपये। ये किराए की रकम होगी। उसके बाद बचत का परसेंटेज है, वो बताया गया 20%। तो हमको 40,000 का कुल जो इनकम है उसका 40,000 का 20% कितना होगा, उसके लिए भी वैसे ही ज़ाब्ते में दर्ज करना पड़ेगा। 20 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 100। तो ये भी इसी तरीके से हल करने पे 8,000 आएगा। तो हम पहले सवाल को समझें, जल्दबाजी न करें। उन क्या पूछ रहा सवाल में ये पूछा कि बचत और मकान के किराए का फ़र्क पूछा। तो हम सिर्फ वो दोनों चीज़ों को हल करके उसका फ़र्क हासिल करें। यानी दोनों की रकम नहीं पूछी गई, दोनों की रकम तो आ गया जवाब, एक का 12,000 किराए का और बचत का 8,000 होगा, लेकिन दोनों का फ़र्क पूछा गया है। ये बारीकी समझने की ज़रूरत। फ़र्क को मालूम करने के लिए लाजिम बात है हम किराए की रकम में से ये बचत की रकम निकाल दें, यानी 12,000 में से 8,000 माइनस कर दें, तो 4,000 रुपीज़ ये रहेंगी किराया और बचत का फ़र्क। इस तरीके से जवाब होगा उसका 4,000। यहाँ पे जो ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन 4,000 का था, इसलिए वो जवाब होगा। अब इतना लंबा करना मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट में एक जवाब के हिसाब से जल्दी करने का रहेगा। तो वैसे वक्त हम थोड़ा आसान तरीक़ा भी ले लें। हम अगर गौर करें तो पता चल रहा है यहाँ के बचत और मकान के किराए का फ़र्क पूछा। तो किराया मकान का परसेंटेज कितना है, 30%। बचत क्या है, 20%। वहीं पे हम फ़र्क परसेंटेज में भी मालूम कर ले सकते हैं, है ना। दोनों का फ़र्क 30% माइनस 20% निकाल दिए तो 10% का फ़र्क आ रहा। तो हम इस 10% को अगर इस हफ्ते में दर्ज कर लें कि 40,000 का 10% कितना होगा, तो लाजिम बात है 10 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 100, तो डायरेक्ट ये 4,000 इसका जवाब होगा। इस तरीके से हम ऐसा भी जवाब हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सवाल को समझें और उसके ऑप्शंस में ये देखें कि वो पूछ रहा क्या। हमको एग्जैक्ट जो सवाल पूछ रहा उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। दूसरा सवाल हम बार ग्राफ से मुताल्लिक़ लेते हैं। ये भी सवाल TSPSC के ग्रुप 1 के 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें दिया गया था। यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया गया, एक चार्ट दिया गया, और उसके बाद ये सवाल किया गया कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ इन 3 डिपार्टमेंट्स इन 5 ईयर्स, है ना। उसकी वो डाटा दिया गया, बार्स की शक्ल में दिया गया। तो मालूम ये करना है कि मुलाजिमीन की तादाद में जुमला कितने फ़ीसद इजाफ़ा हुआ। कितने मुलाजिमीन का इजाफ़ा हुआ नहीं, बल्कि कितने फ़ीसद इजाफ़ा किया गया, ये पूछा गया। तो यहाँ पे ये एक बात और भी ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बार ग्राफ में भी बार जो होते हैं वो एक सिंगल डायमेंशन का बार भी होता जो एक ही होता, और डबल डायमेंशन का भी होता। यहाँ पे 3 डायमेंशनल है, यानी 3 बार दिए गए हैं। ऐसे वक्त ये यानी अलग अलग किस्म को ज़ाहिर करने के लिए बताया गया। एक किस्म जो है HR मुलाजमीन की, HR के जो ये एम्प्लॉइज़ है उसका है, उसको एक कलर दिया जाता है, एक कलर नहीं दिया गया तो ब्लैक एंड वाइट में एक ज़्यादा गहरा किया गया उसको। और दूसरी किस्म मार्केटिंग की दी गई, उसको हल्का सा यानी उसको गहरा किया गया, उसका एक बार है, उसकी एक शक्ल है। और जिसका बिल्कुल खाली बार है, जिसके अंदर कलर नहीं दिया गया यानी तो उसके अंदर भरा नहीं गया, वो RD मुलाजमीन है। तो बहरहाल ये जो इसके अंदर एक्स एक्सिस के अंदर ईयर्स भी दिए गए हैं उसमें, यानी
2011 में कितने मुलाजिमीन थे, यानी HR के कितने, मार्केटिंग के कितने, RD के कितने, हाँ। और 2012 का एक ब्लैक दिया गया, उसके अंदर भी 3 किस्म के बार दिए गए हैं, ये एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे क्या दिया गया, उसमें तादाद दी गई, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ को ज़ाहिर करने के लिए है। तो पहले हम इसको गौर से देख लें, ये ग्राफ को गौर से देख लें कि नीचे जो एक्स एक्सिस पे क्या दिया गया और वाई एक्सिस पे क्या गया। उमूमन एक्स एक्सिस पे क्या रहता, एक किस्म दी जाती, और वाई एक्सिस पे उसकी तादाद दी जाती। तो वो कौन सी किस्म है, कितनी तादाद तक पहुंचती है, वो हम छोटा और बड़ा किस्म के बार से हम अंदाज़ा ला सकते हैं कि किस में ज़्यादा है किस में। वैसे तो हम उसकी सीध में जो वाई जो एक्सिस है उसके अंदर जो फिगर बनता है उस बार की सीध का उतना ही रखते हैं। अगर 2 के दरमियान में है, 30 और 40 के दरमियान है तो उसको 35 समझाया जाएगा, और 20 और 10 के दरमियान है तो 15 समझा जाएगा, या 50 और 60 के दरमियान में है तो 55 समझाया जाएगा, और एग्जैक्ट जितना है और वही उसके ऊपर रहा तो उतना ही समझाया जाएगा। तो इस तरीके से हम ये पहले बार का मुशाहिदा कर लें, अच्छी तरीके से देख लें कि इसमें 2 बातें समझ में आती हैं हमको। एक तो ये कि ये बार जो है सबसे छोटा जो है वो 2011 का है, 2011 का है, यानी तीनों किस्म के एम्प्लॉइज़ भी उसमें कम थे। और जो सबसे बड़ा जो बार नज़र आ रहे हैं वो 2015 के नज़र आ रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई, देखते ही समझ में आ गई कि 2011 में जो एम्प्लॉइज़ थे वो सब में ज़्यादा 2015 में है, यानी दोनों का फ़र्क आसानी से मालूम हो जाता। पहले ये दोनों का मजमा, इधर के तीनों का 2011 के 3 किस्म के एम्प्लॉइज़ का मजमा एक तरफ कर लें, और 2015 के 3 किस्म के मुलाजमीन का मजमा है एक तरफ कर लें, तो वो हमको दोनों के जो यानी सम आता उसको एक दूसरे में से माइनस करने से ये फ़र्क मालूम होता है एम्प्लॉइज़ का कि कितने बड़े। लेकिन उसको फिर परसेंटेज में भी ज़ाहिर करना है, सिर्फ फ़र्क मालूम नहीं करना है, उसको परसेंटेज में ज़ाहिर करने का है। तो यहाँ पे मैंने जो हल बताया है उसको देखें कि वह 2011 में सबसे कम, यानी 25 + 35, यानी 25 जो थे वो HR के थे, और 35 जो थे वो मार्केटिंग के थे, और 20 जो थे RD के थे, यानी सब का मजमा मिला के EIT यानी एम्प्लॉइज़ थे 2011 में। जबकि 2015 में सबसे ज़्यादा तादाद है तो वो 50 + 45 + 35 = 144। तो अब ये दोनों का जो फ़र्क है उसको यानी 140 - EIT, तो उसको अगर हम परसेंटेज में लिखने का है तो उसको हम जो फ़र्क आता है उसको 100 से इंटू करके EIT से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी एक बात जहन में रखो, इसको ऐसा है, यानी जो ग्रीन में मैं बॉक्स में जो इसको एक कोट करके बताया कि EIT में 60 इजाफा तो 100 में कितने इजाफा। तो अगर वैसी सूरत हाल हुई तो उसका ज़ाब्ता हम बना ले सकते हैं, यानी 140 - EIT 60 हो गया। नीचे के स्टेप में देखिए 60 हो गया, 60 × 100 / EIT। EIT का 0 और ऊपर का 100 का 0 कट गया तो 60 × 10 600/8 होता, और उसको सॉल्व करने से 75% आता। ये परसेंट में बना। तो इस तरीके से इसका हल भी आपके सामने है। यहाँ पे जो जो बातों पे मैं गौर करने की मैंने सलाह दी उस पर गौर कीजिए। अब इसके बाद हम एक और सवाल करेंगे जो 2016 के TSPSC के ये ग्रुप 1 के एग्ज़ाम में आया था। यहाँ पे अशकाल दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक शक्ल दी जाती है, कोई ट्रायंगल दिया जाता है, ट्रायंगल में एक तरफ एक कुछ निशान लगाया जाता, फिर दूसरे ट्रायंगल में दूसरा निशान लगाया जाता, तीसरे ट्रायंगल में तीसरा निशान लगाया जाता, फिर चौथे से पूछा जाता है कि उसके बाद कैसी शक्ल रहेंगी। या एक सर्किल दिया जाता, बीच में एक नुक्ता दिया जाता, उसके बाद दूसरी एक सर्किल दिया जाता और बीच में 2 नुक्ते दिए जाते, फिर तीसरी
3 नुक्ते दिए जाते हैं, उसके बाद कैसी शक्ल होंगी, इस किस्म के सवालात होते हैं। तो यहाँ भी एक क्यूब की शक्ल दी गई जिसको मुकाब बोलते हैं, यानी 6 सतह वाला जो शक्ल होती है उसको क्यूब कहा जाता है, उर्दू में उसको मुकाब कहते हैं। उसकी 6 सतह होती है, यानी उसके अगर उसको नंबर्स दिए जाए 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से 6 नंबर्स उसको दिए जाते हैं। यहाँ पे 3 शक्लें दी गई। पहली शक्ल एक जो दी गई उसके अंदर 1 3 5 दिया गया। फिर दूसरी शक्ल जो क्यूब की दी गई उसके अंदर 5 2 3 के सरफेस जो नज़र आ रहे हैं हमको वो दिए गए, और तीसरी शक्ल में 6 5 2 ये सरफेसेस नज़र आ रहे हैं, हाँ दीगर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसमें सवाल ये किया गया कि दिए गए जो मुकाब की शक्ल जो दी गई है इसके अंदर में 5 का जो डिजिट है उसके जो सतह है उसके अपोजिट में कौन सा डिजिट होना चाहिए, 5 के अपोजिट में। तो यहाँ पे अगर हम आसानी से जवाब देखना है तो हम ज़रा गौर कर लें, देखें तो 1 3 5 5 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 6 दिया, 5 दिया, 2 दिया, सब कुछ है। 6 जो सरफेसेस होना चाहिए उसमें सब है, सिर्फ एक 4 नहीं है, 4 का डिजिट नहीं है। तो हम जवाब समझ सकते हैं कि वो ही हो सकता है। लेकिन दूसरे अगर बिल्कुल करेक्ट मालूम करने का है तो यहाँ मैंने एक टेबल दिया है, इसमें देखो एक जगह डिजिट यानी फर्स्ट का जो 1 3 5 दिया गया उसके अपोजिट बनने वाले डिजिट्स 2, यानी 1 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 4 बनता है। इस तरीके से इसका आंसर 4 होगा, और वो इसके जो ऑप्शंस 2 6 4 1 दिया था उसको हम 4 को उसको जवाब समझेंगे। तो इस तरीके के और भी दीगर किस्म के सवालात हो सकते हैं, सिर्फ यही क्यूब का ही नहीं बल्कि बाज़ मरतबा उसके अंदर मैं अभी बता रहा था सर्किल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसका ट्रायंगल इस्तेमाल किया जा सकता है। बार मरतबा क्या करता है, एक सर्किल देता, उसके अंदर एक ट्रायंगल देता, उसके अंदर एक स्क्वायर देता, उसके अंदर एक नुक्ता देता, फिर उसके बाद बदल के दूसरी शक्ल देता, फिर तीसरी देता, उसके बाद कैसी शक्ल होंगी बोल के भी पूछता। ऐसा भी सवाल हो सकता। इस किस्म के और भी प्रैक्टिस कर लें। एक और क्वेश्चन हल करते हैं, ये भी 2016 के TSPSC के ग्रुप 1 के जो एग्ज़ाम्स में आया था, और ये एवरेज से मुतालिक है जिसको हम बोलते हैं औसत, उर्दू में औसत बोलते हैं। तो एक्चुअली ज़्यादातर क्या होता है उसका टेबल के किस्म से आता है ये इस किस्म के सवालात। बाज़ मरतबा टेबल नहीं दे के भी अगर 2 कॉलम भी दे सकते हैं, 3 कॉलम 4 कॉलम जितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक बात हमको समझने की ज़रूरत है कि जिसका भी हमको एवरेज मालूम करने का है तो वो कितने नंबर्स दिए गए हैं वो तमाम नंबर्स को जमा कर लें, एक के बाद एक के बाद एक, उसका पूरा टोटल का मजमा करके फिर देखें कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 टाइम्स जितने हैं उससे डिवाइड कर दें तो उसका एवरेज मालूम होता है। ये आसान सा इसका फार्मूला है, तो किसी भी उसको मैंने एवरेज को मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया गया, एक टेबल दिया गया जिसके अंदर कॉलेज को यानी उसके एक कॉलम में दिया गया एक किस्म का कॉलेज B C D, फिर उसके बाद कॉलेज के अंदर यानी स्ट्रेंथ यानी स्टूडेंट के दिए गए, आर्ट्स का एक कॉलम दिया गया, साइंस के कितने स्टूडेंट्स और फार्मेसी के कितने, लाइब्रेरी साइंस के कितने। तो ए कॉलेज में ये आर्ट्स के कितने, साइंस के कितने, फार्मेसी के कितने, लाइब्रेरी के कितने। बी कॉलेज में आर्ट्स के कितने, साइंस के कितने और फार्मेसी के कितने, लाइब्रेरी के कितने। सी कॉलेज के अंदर इस तरीके से ये सारी तफसीलात दी गई। इन तफसीलात को हम पहले ये करना है, और सवाल जो उस कॉलेज में सिर्फ उन पूछा जो क्या है उसका करें, सारे कर लेते हैं मत बैठे। तो उसमें सवाल ये पूछा गया कि कॉलेज में सी और ए के मज़ामिन के औसत एवरेज तादाद में क्या फ़र्क है। तो हम सी और ए का पहले एवरेज निकालना है वो, और उसके बाद उसका माइनस करके फ़र्क निकालने का है। तो यहाँ पे ए जो है फर्स्ट कॉलम में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा शायद, छोटा है यहाँ पे। आर्ट्स के 354 और साइंस के 459 और फार्मेसी के 256 और लाइब्रेरी साइंस के 99। ये सब को अगर प्लस 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 करें तो 1168 आ रहे हैं। और कॉलेजेस कितने हुए, आर्ट्स का एक, साइंस का एक, फार्मेसी का एक, लाइब्रेरी का, इस तरीके से 4 कॉलेज है। 4 से डिवाइड कर दे तो उसका हमको एवरेज मालूम होगा 292। तो फिर उसके बाद हम सी
कॉलेज का मालूम करते हैं। इसमें आर्ट्स 358 है, साइंस 487 है, फार्मेसी 265 है और लाइब्रेरी 138 है। तो अगर इन सब को अगर हम प्लस 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 कर दें तो 1248 हो रहे हैं, और ये भी 4 कॉलेज बनते हैं। तो इनका औसत या ये उनका एवरेज क्या बनता है, 4 से डिवाइड कर दें तो उनका एक एवरेज मिलता है। तो वो डिवाइड करने से आया 312। तो ए कॉलेज का जो एवरेज है वो टोटल का एवरेज 292 स्टूडेंट्स और सी कॉलेज का 312 स्टूडेंट्स। अभी दोनों के दरमियान का हमको क्या माना है, डिफरेंस मालूम करो बोल रहा। तो डिफरेंस क्या है, हमको 312 में से माइनस कर दिए 290 तो आया वो 20। इस तरीके से इसका ये आंसर 20 हुआ।